आप सभी का स्वागत है एग्जामिनेशन बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी समय के बाद इस चैनल पर हम फिर से वीडियो लेकर आ रहे हैं। कुछ पर्सनल कारण की वजह से आपको यह वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा था, बट अब से जो है यह वीडियो कंटिन्यू रहेगा। और हम जो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटी सार संग्रह से। एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, आपने इन सब टॉपिक्स को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, किसी चैनल पे पढ़ा होगा, किसी कोचिंग में पढ़ा होगा। बट ये जितने पॉइंट्स अभी जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इनसे कहीं ना कहीं प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में जरूर दिखाई देंगे। तो जो पहला टॉपिक हम आज करेंगे, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये ज्योग्राफी का चैप्टर होगा और इसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। पहला पॉइंट जो है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो है इक्विनॉक्स, जिसे विषुव कहते हैं, को दिन और रात जो है क्या होता है, बराबर होता है। तो यह तिथि जो है कौन सा होता है, या डेट होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। आपको यह बिल्कुल याद रखना चाहिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े अगर हम, तो वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं। मतलब अगर आप किसी प्लेस की बात करें, वहां पर आपको रात और दिन जो है बिल्कुल इक्वल होता है, तो वह होता है इक्वेटर पे, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इक्वेटर जो है क्या भारत से होकर गुजरता है या नहीं गुजरता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध, जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, कि किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है। कर्क क्रांति यानी समर सोल्स्टाइस जिसे कहते हैं, तो 12 घंटे का जो दिन होता है वह विषुवत रेखा पर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप जैसे इसे ऋतु परिवर्तन चक्र, सीजन चेंजिंग साइकिल को जब आप देखेंगे, जो यहाँ फोटो दे रखा है, दिन रात जो बराबर होते हैं 21 मार्च को, और जो होते हैं वह 23 दिसंबर को, जो हमने पहले पॉइंट में कवर किया था। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना होता है। जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी भी होती है। काफी इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट्स। एग्जामिनेशन में आपको कहीं ना कहीं जरूर इससे प्रश्न दिखाई देता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में इस वर्ष का सबसे छोटा दिन जो है वह 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें। अगर वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। आप एक बात बताएं कि जो हमारे हमें जो मौसम दिखाई देता है, मौसम परिवर्तन जो होता है, मौसम परिवर्तन होने का कारण क्या क्या होता है। तो मौसम परिवर्तन जो है होने के उसके कारण होते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर झुका होता है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो है मौसम परिवर्तन एक मुख्य कारण माना जाता है। और यह प्रश्न आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो मौसम परिवर्तन के दो कारण हैं। एक तो है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, दूसरा वह अपने अक्ष पर झुका होता है। और अपने अक्ष पर कितने एंगल पर झुका होता है, कितने एंगल का कोण बनाता है, जैसे हमने कवर किया है 23.5 डिग्री पर। दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। और वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। आप सभी को पता होगा कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, यह ग्लोब है और यह इक्वेटर जा रही है। तो जहां इक्वेटर काटती है, इक्वेटर अर्थ को दो भागों में काटती है, तो उसके नॉर्थ वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो इक्वेटर से साउथ वाला हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हम यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध इसे कह रहे हैं और दक्षिणी गोलार्ध इसे कह रहे हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं दो टर्म्स की, पेरीहीलियन जिसे उपसौर कहते हैं और एपहीलियन जिसे अपसौर कहते हैं। तो पेरीहीलियन क्या होता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। मान लेते हैं यह सन है और अर्थ जो है अगर निकटतम दूरी पर होता है तो उसे कहते हैं पेरीहीलियन। इसको याद करने का तरीका जो है, पेरीहीलियन पी से आप याद रख सकते हैं पास। तो जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है तो इसे कहते हैं पेरीहीलियन। और ऐसी स्थिति कब बनती है, तो यह 3 जनवरी को होती है। यह डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 3 जनवरी को ऐसी स्थिति बनती है। तो उसका उल्टा क्या होगा, एपीहीलियन। एपीलियन क्या होगा, जब
सूर्य जो है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होगी, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जब होगा, तो उस वाली कंडीशन को हम कहेंगे एपिहेलियन। और ऐसी स्थिति कब बनती है, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति बनती है 4 जुलाई को। 3 जनवरी को जो पृथ्वी है सूर्य से बिल्कुल नज़दीक होती है, और जिसे एपिहेलियन या उपसौर कहते हैं। वहीं 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और उसे एपिहेलियन कहते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। समर सोल्स्टाइस यानी ग्रीष्म अयनांत किस तिथि को प्रतिवर्ष होता है? समर सोल्स्टाइस 21 जून को प्रतिवर्ष होता है। अगला पॉइंट आप बताएंगे कि दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो जो सबसे, अगर आप धूप में निकलेंगे बाहर दोपहर के वक्त और आपका जो परछाई है सबसे छोटा होगा, वो 21 जून को ही होगा। और 21 जून को होने का कारण क्या है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें, यानी वार्षिक तापांतर, तो वार्षिक तापांतर किस किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो एनुअल टेम्परेचर भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर कहते हैं, उस पर जो है न्यूनतम होता है, सबसे कम माना जाता है। प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर रेखा यानी विषुवत रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो प्राइम मेरिडियन जो है, आप फैमिलियर होंगे, प्राइम मेरिडियन इसे कहते हैं, और विषुवत रेखा इसे कहते हैं, यानी इक्वेटर। तो हमें जो क्वेश्चन अभी हमने कवर करना है कि जो दोनों इंटरसेक्ट एक दूसरे को कहाँ पर करते हैं, तो दोनों जो करते हैं अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर वहीं हम बात करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर जब सूर्योदय होता है तो उसकी पहली किरण भारत के किस मेरिडियन यानी याम्योत्तर पर दिखाई देती है? यह प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा आता है। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर बात करें इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो यह किस महासागर से गुजरती है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है प्रशांत महासागर से, यानी पैसिफिक ओशन से। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है किन किन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन जो है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। तो इसकी कुल लंबाई है 40,075 किलोमीटर। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और इनफैक्ट ये सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी से लिए गए, एनसीईआरटी का एक जिस्ट है। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से, हम इस यहाँ पर वही कवर कर रहे हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच जो है न्यूनतम दूरी अंतरराष्ट्रीय रेखा पर नहीं होती है। आगे देखें अगर, तो एक बात बताएं आप, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस वृहत वृत्त का निर्माण करती है? तो वह होता है 180 डिग्री देशांतर। जब आप ग्लोब देखेंगे तो 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य की जो अक्षांशीय पेटी होती है, उसे हम क्वाइट लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इक्वेटर पे जो स्थित है, यानी इक्वेटर किन किन देशों से गुजरती है, तो टोटल 12 देशों से गुजरती है। आप सबको ये पता होगा, या और आपने किसी न किसी ट्रिक से इसको जरूर याद किया होगा, पर इम्पॉर्टेंट है हमें इसको बिल्कुल जो है टिप पर याद रखना। जो देश है, साओ टामो और प्रिंसिप, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, वह कितने देशों से गुजरती है? तो वह गुजरती है 18 देशों से। और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, माफ कीजिएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से भी गुजरता है। और भारत में किन राज्यों से गुजरता है और कितने राज्यों से गुजरता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 12 देशों से गुजरता है।
तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों में से कौन सी वो रेखा है जो सबसे ज़्यादा देशों से गुजरती है? तो बिल्कुल उत्तर होगा इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे निकट कौन सा स्ट्रेट स्थित है यानी जल डमरू मध्य स्थित है? तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वह सबसे नज़दीक है इंटरनेशनल डेट लाइन के, और यह बहुत बार एग्जामिनेशन में बेरिंग स्ट्रेट से प्रश्न पूछा गया है। इवन आईएएस के प्रीलिम्स में भी आपको यह प्रश्न जरूर दिखाई देता है। क्रस्ट में यानी भूप परपटी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला केमिकल एलिमेंट कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन, ना कि सिलिकन। लोग हमेशा गलती करते हैं कि वह सिलिकन को जो है टिक करके आ जाते हैं। एक बात बताइए आप, अगर दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो वह होगा 6 घंटे का। अगले पॉइंट को देखते हैं कि मिस्र की राजधानी है जिसे इजिप्ट कहते हैं, काहिरा जो है उसका स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो वह किस देशांतर पर स्थित है? 2 घंटा आगे है ग्रीनविच से, तो उसका जो है वह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्स लैटिट्यूड जो होता है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच के एरिया को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। पृथ्वी की बात करें तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है कोर में निकेल और लोहा से बना होता है, जिसे नाइफ पॉपुलरली हम याद रखते हैं नाइफ से, NIFE। यह इंटरनल कोर में जो है इससे हमारा पृथ्वी बना होता है। जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक स्टेप्स होता है, उस स्टेप्स को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच क्रॉसेस थ्रू अ सिंगल कॉन्टिनेंट, जो एक ही महाद्वीप से होकर गुजरती है, वो है अफ्रीका। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है हुई है कैसे? तो गैसों और धूल के कणों से हुई है। यह किसने कहा था? तो इसे कहा था ओ शिम्ड ने। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो अगर आपको पृथ्वी की आयु निकालनी है तो उसमें यूरेनियम डेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है, और ये परीक्षा में सीधा सीधा जो है फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया पूरे वर्ल्ड को। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या जो है वह है 181। अब देखते हैं जो लास्ट पॉइंट है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कहते हैं, का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। तो अब यह जो गुजरती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूके, स्पेन, यूके के बाद फ्रांस, ऑर्डर में देख लेते हैं। स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। यह नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन आपको दिया गया। अब नॉर्थ से साउथ बढ़ेंगे तो आपको यह ऑर्डर ऐसे दिखाई देगा। और जो अंतिम इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इक्वेटर पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के बीच यानी दो लैटिट्यूड के बीच जो है कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। तो यह जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये सारे जो है चैप्टर 1 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सार पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर चैप्टर से हमने कवर किया है। आप सब ने इन चैप्टर को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, पर जितने भी पॉइंट हैं यह एक रेडी रेकनर है कि आप इन पॉइंट्स को टिप्स पर याद रखें और इनसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देगा। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम वीडियो फिर से कंटिन्यू रखेंगे, अब से कंटिन्यू रहेगा वीडियो। आप हमारे चैनल्स को देखते रहिए और फिर से हम इस चैनल पर
जो है अपना ल्यूसेंट और क्राउन को कवर करने का एक स्ट्रेटजी क्लास फिर से चलाएंगे, और आपको टास्क दिया जाएगा, पेज वाइज बताया जाएगा, टॉपिक बताया जाएगा करंट से, और करंट के साथ साथ आपको बताया जाएगा जो भी स्टैटिक पार्ट है आप उनको कीजिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस सेट बनाइए और अपनी तैयारी को बिल्कुल सेल्फ स्टडी के जरिए बिल्कुल आप पिकअप में रखिए। थैंक यू अपना समय देने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। थैंक यू, टेक केयर।